डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस SBM में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं SOC 203 से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण MCQs, जो कि ये आपका BA 4th सेमेस्टर सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर है और ये मॉडल पेपर नंबर 2 है। इससे पहले हम एक मॉडल पेपर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप उसको वहाँ देख लीजिएगा। आपकी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं BA सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर SOC 203। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और यदि लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसे कमेंट करें। तो आइए सॉल्व करते हैं सोशियोलॉजी के बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑलरेडी 50 क्वेश्चन का मॉडल पेपर नंबर 1 अपलोडेड है, आप उसको वहाँ से चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पुस्तक भी बेहद महत्वपूर्ण है। कार्ल मैनहाइम, BF हॉजलिट्स, आर्थर लेविस या वर्ल्ड रस्टो। तो द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक के लेखक आपके BF हॉजलिट्स हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, लेविस ने किस वर्ग को निर्वाह क्षेत्र से संबंधित माना है। लेविस ने किस वर्ग को निर्वाह क्षेत्र से संबंधित माना है। ऑप्शन देखिए, अतिरिक्त कृषि श्रमिक, घरेलू नौकर, छोटे खुदरा व्यापारी, सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 53 है, लेविस द्वारा प्रस्तुत विकास का सिद्धांत किन दो क्षेत्रों के संबंध पर आधारित है। व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक, ग्रामीण तथा नगरीय, पूंजीवादी तथा निर्वाह क्षेत्र या लोकतांत्रिक तथा सत्तावादी क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पूंजीवादी तथा निर्वाह क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, रोस्टो द्वारा आर्थिक वृद्धि के 5 स्तरों में से कौन सा एक स्तर सही नहीं है। पारंपरिक समाज का स्तर, परिपक्वता के प्रेरणा का स्तर, आत्मस्फूर्ति का स्तर, इस तरह ही स्तर नहीं है और मिसप्रिंट है, उत्तर औद्योगिक समाज का स्तर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर औद्योगिक समाज का स्तर, जो कि रोस्टो द्वारा आर्थिक वृद्धि के 5 स्तरों में से एक स्तर नहीं बताया गया। क्वेश्चन नंबर 55 है, हॉजलिट्स ने विकास के लिए उत्पादन के किस मॉडल पर बल दिया है। हॉजलिट्स ने विकास के उत्पादन के आपके छोटे और मध्यम आकार की इकाइयों को ज़्यादा बल देते हैं हॉजलिट्स। क्वेश्चन नंबर 57 है, आर्थिक विकास के लिए लेविस ने किस क्षेत्र के विकास को आवश्यक माना है। निम्न में से किस क्षेत्र के विकास को आवश्यक माना है। विनिर्माण क्षेत्र या कृषि क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विनिर्माण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से रोस्टो ने किसी स्वप्रेरित विकास का स्तर कहा है। तो रोस्टो ने परिपक्वता की प्रेरणा के स्तर को स्वप्रेरित विकास का स्तर कहा है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 59, अल्प विकसित राष्ट्रों को नरम राष्ट्र के नाम से किसने संबंधित किया। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो अल्प विकसित राष्ट्र उनको नरम राष्ट्र के नाम से संबोधित करने वाले आपके गिरनार मेडल हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा मेडल। क्वेश्चन नंबर 60 है, अल्प विकसित राष्ट्रों की प्रमुख विशेषता क्या है। औद्योगिक पिछड़ापन, जनसंख्या की अधिकता, निर्धनता और बेरोजगारी या ये सभी। तो ये अल्प विकसित राष्ट्रों की सभी विशेषताएं हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका BA 4th सेमेस्टर सोशियोलॉजी का ये आपका फर्स्ट पेपर है 4th सेमेस्टर, इसका कोड है आपका 203। ये 4th सेमेस्टर का है, उससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण MCQ हैं, आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। आपके एग्जाम भी बेहद नज़दीक हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स गेन हो सकें। क्वेश्चन नंबर 61 है, वह सिद्धांत जो विकसित देशों द्वारा योजनाबद्ध रूप से स्वयं के लाभ संबंधित प्रयत्नों को दर्शाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसको हम डिपेंडेंसी थियरी या निर्भरता का सिद्धांत कहते हैं। आपको डिपेंडेंसी थियरी या निर्भरता के सिद्धांत आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये चैप्टर आपका बेहद महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया। बेहद महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है पॉल बारा, आंद्रे गुंटर फ्रैंक, कार्ल मार्क्स या हर्बर्ट स्पेंसर। विश्व व्यवस्था सिद्धांत यानी वर्ल्ड सिस्टम थियरी जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो आंद्रे गुंटर फ्रैंक या AG फ्रैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 है, केंद्र तथा परिधि के बीच होने वाले व्यापार का परिणाम अल्प विकसित देशों का आर्थिक शोषण है। यह विचार किसका है।
तो ये विचार आपका जो उन्होंने विश्व व्यवस्था सिद्धांत दिया या निर्भरता सिद्धांत दिया उन्हीं के द्वारा कहा गया, यानी एजी आंद्रे गुंडर फ्रैंक के द्वारा ये कहा गया। इन्होंने आपका वर्ल्ड सिस्टम जो थ्योरी है इसमें सेंटर और पेरिफेरी का सिद्धांत देते हैं। कहते हैं कि जो सेंटर में जो राष्ट्र हैं वो विकसित राष्ट्र हैं और जो किनारे पे हैं ये पेरिफेरी हैं। तो ये जितना इनसे दूर होंगे ये उतना ही पिछड़ेपन होंगे, क्योंकि जो भी आर्थिक संसाधनों का दोहन है इनके द्वारा किया जा रहा है और अपने द्वारा निर्मित या उत्पादित वस्तुओं का बाजार के तौर पे ये पिछड़े राष्ट्रों का या अल्प विकसित राष्ट्रों का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये जो भी पेरिफेरी या किनारे के राष्ट्र हैं वो पूरी तरह इसी पे डिपेंडेंट हैं केंद्र वाले राष्ट्र पर, इसीलिए हम इसको डिपेंडेंसी थ्योरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, किसने दोहरी अर्थव्यवस्था को अंतर विकास का एक कारण माना है? तो दोहरी अर्थव्यवस्था को अंतर विकास का एक कारण आपका गुरनार्ड मेंडल के द्वारा माना गया। क्वेश्चन नंबर 65 है, निर्धन राष्ट्रों का अल्प विकास निम्नलिखित में से किस दशा का परिणाम है? प्रतिस्पर्धा, अतिरिक्त मूल्य, पूंजीवादी व्यवस्था या वर्ग संघर्ष? तो पूंजीवादी व्यवस्था आपका अल्प निर्धन राष्ट्रों का अल्प विकास का परिणाम है, पूंजीवादी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 66 है, गिडेंस के अनुसार वैश्वीकरण की प्रक्रिया के 4 आयामों में से निम्नलिखित में से एक कौन सा एक सही नहीं है? विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, सांस्कृतिक आयाम या राष्ट्रीय राज्य की व्यवस्था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, सांस्कृतिक आयाम। क्वेश्चन नंबर 67 है, आज समान विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? असमान है, सॉरी ये मिसप्रिंट है, ये नहीं है, असमान। असमान विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो इस अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले आपके समीर अमीन हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव है? स्थानीय संस्कृतियों पर आघात, आर्थिक असमानता में वृद्धि, विकसित देशों द्वारा अल्प विकसित देशों में निम्न गुणवत्ता की वस्तुओं की उपभोग को प्रोत्साहन या उपयुक्त सभी? तो ये वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव आपका उपयुक्त सभी सही होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसने यह तर्क दिया है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक बहुलवाद को बढ़ावा देता है? एंथनी गिडेंस ने यह तर्क दिया कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक बहुलवाद को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, 1960 में, ये में है, मैं नहीं है, मार्शल मैक्लुहान ने निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ध्यान से पढ़िए इसको, देखिए। अल्प विकसित समाज, वैश्वीकरण, वैश्विक गांव या विकासशील देशों का सीमांतीकरण? तो 1960 में मार्शल मैक्लुहान ने ग्लोबल विलेज यानी वैश्विक गांव की संकल्पना का निर्माण किया। इसने ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट दिया, नोट कर लीजिएगा। ग्लोबल विलेज कौन इससे संबंधित है? तो मैक्लुहान। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसने विकसित देशों को महानगर तथा अल्प विकसित देशों को उपग्रह शब्द से संबोधित किया है? तो आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने इसका यूज किया, ये ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, केंद्र परिधि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? सेंटर और पेरिफेरी, एक सेंटर है और उसके किनारे पेरिफेरी जो है, इसका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो आपका ये सिद्धांत एजी फ्रैंक द्वारा यानी आंद्रे गुंडर फ्रैंक के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। कौन सा? केंद्र परिधि या सेंट्रल पेरिफेरी का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 73 है, निर्भरता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो डिपेंडेंसी थ्योरी किससे संबंधित है? विकसित देशों द्वारा अपनी शर्तों पर निर्धन देशों से व्यापार, ये भी सही है। आर्थिक साम्राज्यवाद, ये कथन भी सही है। और पूंजीवादी व्यवस्था, ये सभी ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, केंद्र तथा परिधि के बीच होने वाले व्यापार का परिणाम अल्प विकसित देशों का आर्थिक शोषण है। यह विचार किसका है? एजी फ्रैंक यानी आंद्रे गुंडर फ्रैंक, हैगेन, हर्बर्ट स्पेंसर या कार्ल मार्क्स? तो केंद्र परिधि के बीच होने वाले व्यापार का परिणाम आपका अल्प विकसित देशों का आर्थिक शोषण, ये कथन आपका आंद्रे गुंडर फ्रैंक या एजी फ्रैंक का है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में कृषि संकट से निम्नलिखित में से किस दशा का बोध होता है? तो कृषि संकट जब भी होता है तो उसमें कृषकों की समस्याओं से संबंधित ये बात आती है या इस चीज़ का बोध होता है या ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में सिंचित कृषि क्षेत्र भूमि कितना प्रतिशत है? यानी कितना भूमि सिंचित है, सिंचाई योग्य है? तो आपका 40% से अधिक भारत में सिंचित कृषि क्षेत्र भूमि है, 40%, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 76, संतुलित कृषि का आशय क्या है? संतुलित कृषि का आशय आपका परंपरागत फसलों की जगह नई फसलों का उत्पादन, इसे भी आशय है या अर्थ है। कम लागत पर बेहतर उपज, ये भी सही है। सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता, ये भी सही है। तो संतुलित कृषि का आशय में ये ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आ जाएंगे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी या यह सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा किसानों के व्यक्तियों का एक कारण है? किसानों के व्यक्तियों, ये व्यक्तियों नहीं, ये आपका मृत्यु आएगा, व्यक्तियों को नहीं, ये मृत्यु का कारण पूछ रहा है कि कौन सी दशा किसानों की मृत्यु का एक कारण है। तो कीटनाशक दवाओं का असुरक्षित उपयोग, क्योंकि किसान भाई जो लोग होते हैं वो बिना किसी, जितने भी कीटनाशक या पेस्टिसाइड है उसका जब भी वो खेतों में छिड़काव या यूज़ करते हैं तो बिना किसी मतलब कि सेफ्टी को उसका यूज़ करते हैं, तो वो उनसे ज़्यादा खतरा होता है, तो उनको तमाम तरह की दिक्कतें, अंततः बहुत लोग इनसे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, सरकार कृषि उपज की खरीद जिस कीमत पर करती है उसे क्या कहा जाता है? तो सरकार कृषि उपज की खरीद जिस पर खरीद करती है हम उसको MSP बोलते हैं, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको समर्थन कीमत बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य समर्थन कीमत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, सीमांत व्यक्ति की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? तो सीमांत व्यक्ति की अवधारणा सबसे पहले रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में सबसे व्यापक किसान आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो आप सभी को पता है कि 2020 में भारत में व्यापक स्तर पर किसान आंदोलन प्रारंभ किया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत में वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो भारत में जो वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसको बोलते हैं, ये वर्ष 2020 में घोषित की गई है। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत में श्रम शक्ति की कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? तो भारत में श्रम शक्ति की कार्य कुशलता या स्किल डेवलपमेंट के लिए आपका व्यावसायिक प्रशिक्षण बेहद जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 83 है, विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो जो आपका विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में मानव संसाधन विकास में बाधक नहीं है? तो मानव विकास संसाधन में बाधक आपका प्रशिक्षित मानव शक्ति का पलायन, ये भी सही है। प्रशिक्षण संस्थाओं का अभाव और जनसंख्या वृद्धि, ये तो मानव संसाधन विकासन में बाधक है, आपसे पूछा है बाधक नहीं है। तो संचार के साधनों में कमी, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में श्रम शक्ति की कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेरणा व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपकी 2018 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन विकास जनित विस्थापन का उदाहरण है? नर्मदा घाटी, जेवर और टिहरी या ये सभी? तो नर्मदा घाटी, जेवर और टिहरी ये सभी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जिसकी वजह से लाखों हज़ार लोगों को विस्थापन होना पड़ा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, यह सभी। क्वेश्चन नंबर 88 है, डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक आपके जी सत्यनारायण है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन का प्रकार नहीं है? तो विस्थापन का प्रकार आपका ऐच्छिक विस्थापन नहीं है, विस्थापन का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, सरदार सरोवर बांध के कारण भारत के किस प्रदेश की जनजातियों का सबसे अधिक विस्थापन हुआ? तो मध्य प्रदेश की जनजातियों का सबसे अधिक विस्थापन हुआ सरदार सरोवर बांध के कारण। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की विकासात्मक परियोजनाओं से न्यूनतम संख्या में व्यक्तियों का विस्थापन हुआ है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य परियोजनाओं के कारण न्यूनतम संख्या में व्यक्तियों का विस्थापन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा विस्थापन का परिणाम नहीं होती है? तो युद्ध के कारण भी विस्थापन होता है, भूकंप के कारण भी विस्थापन होता है, कुटीर उद्योगों के पतन से भी ग्रामीण क्षेत्र में विस्थापन होता है। तो इसलिए इसका आंसर केवल
ए होगा सामाजिक बहिष्कार से उत्पन्न परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 93, भारत के किस राज्य में जनजातीय लोगों का सबसे अधिक विस्थापन हुआ? तो भारत में के मध्य प्रदेश में जनजातीय लोगों का सबसे अधिक विस्थापन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था या कारण विस्थापन का एक प्रमुख कारण है? एक तो बांधों और जलाशयों का निर्माण, नई वन नीति, नगरों का विस्तार और है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इन सभी कारणों की वजह से विस्थापन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95 है, विकास का वह प्रतिमान जो आर्थिक, सामाजिक तथा पारिस्थितिकी आधार पर समावेशी होता है उसको क्या कहा जाता है? इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास कहते हैं। जो भी आप काम करते हैं या विकास कार्य करते हैं उससे पर्यावरण या पारिस्थितिकी को कोई कम से कम हानि पहुंचती है या उसके कल्याण की बात होती है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास के लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है उसको प्राप्त करने का निर्धारित किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको कहते हैं कि वर्तमान प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार यूज किया जाए ताकि वो अपनी आने वाली अगली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित या बचा कर रख सकें। क्वेश्चन नंबर 97 है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास के लक्ष्यों की सही संख्या कितनी है? यानी जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल या लक्ष्यों निर्धारित किया गया, कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया? तो 17 आपके SDG बोलते हैं इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी सतत विकास लक्ष्य की संख्या कितनी है? 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 98, विकास का वह रूप जो वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता के बीच संतुलन पर आधारित है उसे कहा जाता है? तो वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता के बीच संतुलन पर आधारित उसको हम क्या बोलते हैं? SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। देखिए इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा सतत विकास का लक्षण नहीं है? तो इसमें आपका सतत विकास का लक्षण आपका प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, सतत विकास लक्ष्यों की सूची भारत के नीति आयोग द्वारा किस वर्ष जारी की गई? सतत विकास लक्ष्यों की सूची नीति आयोग के द्वारा किस वर्ष जारी की गई? तो 2018 में इसको जारी किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका SOC 203 यानी 4th सेमेस्टर सोशियोलॉजी का एक मॉडल पेपर है आपका ये, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए ताकि आपका एग्जाम बेहतर हो सके, अच्छे नंबर आपके आ सकें। ऐसे